एक बूढ़ा आदमी था, नाम था बृजमोहन। उम्र 65 के पार होगी। बाल सफेद, आंखों में गहराई और एक पुरानी सी गठरी जिसमें रंग बिरंगी साड़ियां थीं। ये कोई मामूली साड़ियां नहीं थीं। हर एक में उसकी मेहनत की कहानी बसी थी। बृजमोहन ट्रेन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद। इस बार शायद कुछ साड़ियां बिक जाएं। सुना है बनकटवा गांव में अभी कोई मेला भी लगने वाला है, पर पता नहीं कैसा गांव है। ट्रेन की सीटी बजती है। स्टेशन का नाम आता है बनकटवा स्टेशन। बारिश जोरों पर थी। बृजमोहन ने अपनी गठरी को कसकर कंधे पर रखा और नीचे उतरा। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूं, फिर गांव की ओर निकलूंगा। वो एक कोने में बैठ जाता है। एक चाय वाला उसके पास आता है। बाबा, कहाँ से आ रहे हो? जौनपुर से साड़ियां बेचने आया हूं बनकटवा में। सुना है यहां मेला है। हाँ है तो, लेकिन बाबा, यहाँ के लोग बाहर वालों से ज्यादा सामान नहीं खरीदते, खासकर साड़ियां तो बिल्कुल नहीं। क्यों भला? यहाँ एक दुकानदार है, बबलू साहू, सब उसी से खरीदते हैं। बाहर वालों को यहाँ टिकने नहीं देता, बड़े चालाक आदमी है। बारिश थोड़ी थमती है। बृजमोहन उठता है और गांव की ओर भी बढ़ता है। वह गांव में पहुंच जाता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लोग बृजमोहन को अजीब नजरों से देखते हैं। उसके पीछे 2 महिलाएं थीं जो आपस में बातें कर रही थीं। देखो, नया आदमी है, पक्का कोई साड़ी वाला होगा। बबलू भैया को बता दो जल्दी। एक बड़ा सा गल्ले वाला दुकानदार बबलू साहू दुकान के बाहर बैठा हुआ है। उसकी नजरें पैनी हैं और मुस्कान नकली। जरा देख रे, नया बनिया आया है गांव में। समझा दे उसे कि ये इलाका हमारा है, कोई बाहर वाला यहाँ साड़ी नहीं बेचता। बृजमोहन गांव में कदम रख चुका था। बरसात थम चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ गठरी में लिपटी उसकी मेहनत थी, दूसरी तरफ गांव की वह अजीब सी चुप्पी जो हर राह में दीवार बनकर खड़ी हो रही थी। गांव की गलियों में बृजमोहन गठरी उठाए उठाए घूम रहा था। दरवाजों पर दस्तक देता, महिलाओं को बुलाता, पर सब जगह एक ही जवाब मिलता, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा। बेटी, देख तो सही, ये बनारसी साड़ी है, सिल्क की है। अपनी बिटिया की शादी में दे देना। बबलू भैया से ही लेते हैं सब, हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है। बृजमोहन हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कच्चा मकान। वहीं बैठी थी एक बूढ़ी महिला, राम दुलारी अम्मा। वो बृजमोहन को देखती है और इशारे से बुलाती है, बेटा आओ, थके लग रहे हो, बैठो जरा। अम्मा कोई बात नहीं कर रहा, जैसे मैं कोई गुनहगार हूं। सब बबलू साहू के नाम से कांपते हैं। गांव अब गांव नहीं रहा बेटा, बबलू ने सबकी मजबूरी खरीद ली है। उधारी देता है, सामान देता है और बदले में उनकी जबान बंद कर देता है। कोई दूसरा दुकानदार टिक नहीं पाया यहाँ, या तो डरा कर भगा दिया गया, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साड़ियां बेचने भी एक जंग बन जाएगी। बेटा, तू हार मत मान। एक रास्ता है, एक दरार है इस दीवार में, वो है रुक्मिनी। रुक्मिनी कौन? बबलू की भतीजी, पढ़ी लिखी है, दिल से सच्ची। वो चाहती है गांव बदले, लेकिन अभी अकेली है। उससे मिल, शायद तेरी मदद कर सके। बबलू को खबर मिलती है कि बृजमोहन गांव में अभी भी घूम रहा है। वो नाराज होता है। इतना कहा था, बाहर वालों को यहां मत आने दो। अब ये बूढ़ा हर गली में घूम रहा है, लगता है थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा।
रात को 2 लड़कों को भेजना पड़ेगा। रुक्मिणी एक 22 साल की तेज तर्रार लड़की घर के बाहर बैठी होती हैं। तभी रामदुलारी अम्मा का भेजा संदेश लेकर एक लड़की आती है। रुक्मिणी दीदी, एक बूढ़े बाबा आए हैं गांव में साड़ियां बेचने। अम्मा कहती हैं उनसे मिल लो। अगर अम्मा ने कहा है तो जरूर कुछ बात होगी। गांव की हवाओं में अब खामोशी नहीं थी। वह चुप्पी जो सालों से बबलू साहू ने पैसे और डर से पैदा कर रखी थी, अब उसमें एक दरार आई थी। बूढ़ा बृजमोहन गांव में अब सिर्फ साड़ियां नहीं बेच रहा था, बल्कि डर के खिलाफ पहला कदम उठा चुका था। पर यह राह आसान नहीं थी। रात के समय बृजमोहन रामदुलारी अम्मा के घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। गठरी पास में रखी थी। हल्की सी हवा चल रही थी। दूसरी ओर बबलू साहू घर के बाहर अपने 2 आदमियों को समझा रहा था। देखो रामू, कल तक वो बूढ़ा यहां से चला जाना चाहिए। किसी भी हालत में अगर सीधे से नहीं माना तो गठरी उठा लो, फेंक दो। साड़ी बेचने नहीं, रोने को मजबूर कर दो। समझ गए मालिक, आज रात ही सबक सिखा देंगे उसे। आधी रात को जब गांव सो रहा था, रामू और उसका साथी चुपचाप अम्मा के घर के पास आते हैं, हाथ में डंडे लिए। सिर्फ गठरी उठानी है या बूढ़े को भी? डराओ, समझाओ, जरूरत पड़ी तो हाथ भी उठेगा। कौन है? कौन? रामू बृजमोहन को धक्का देता है और दूसरा उसकी गठरी खींचता है। जा बाबा, तेरा कोई काम में यहाँ चल निकल, वरना ये साड़ियां अब गांव की नाली में मिलेंगी। तभी वहां रुक्मिणी आती है। हाथ मत लगाना उस बुजुर्ग को, मैं सब जानती हूँ। बबलू मामा ने भेजा है ना तुम्हें। चलो भागो यहाँ से। रामू और साथी घबराकर भाग जाते हैं। बेटी, तुम कौन? मैं रुक्मिणी हूँ, बबलू साहू की भतीजी, लेकिन उसकी सोच की नहीं हूँ। आप अकेले नहीं हैं बाबा। अब साड़ी बेचने की नहीं, गांव बदलने की शुरुआत करेंगे हम। सुबह गांव की गलियों में चर्चा थी। रात को बबलू के आदमियों ने किसी पर हमला किया। रुक्मिणी ने उन्हें भगा दिया। बबलू की भतीजी ही अब उसके खिलाफ बोल रही है। बबलू साहू का चेहरा तमतमाया हुआ था। अब ये लड़की मेरे ही घर से मेरी जड़ें काटेगी। लगता है अब नया खेल खेलना पड़ेगा। बृजमोहन और रुक्मिणी अब गांव की महिलाओं से चुपचाप मिलने लगे। रुक्मिणी उन्हें समझाती। बबलू साहू की उधारी में जीना कब तक। ये देखो बृजमोहन बाबा की साड़ियां, सच्चा दाम, बढ़िया कपड़ा और सम्मान। धीरे धीरे कुछ महिलाएं सहमति दिखाने लगीं। एक चुप्पी टूट रही थी। बृजमोहन और रुक्मिणी अब गांव में बदलाव की हवा ले आए थे। कुछ औरतें अब हौले हौले साड़ियां देखने लगी थीं। बबलू साहू को यह बात खल रही थी। उसके घमंड की दीवार में दरारें पड़ रही थीं, और जब सत्ता डरती है तब वह सबसे बड़ा दांव खेलती है। बबलू साहू अपने घर में गुस्से में बैठा है। अब ये रुक्मिणी ही मेरी बेइज्जती कर रही है। गांव की औरतें उससे जुड़ रही हैं, और वो बूढ़ा, उसकी वजह से मेरी दुकान में मक्खियां भिनक रही हैं। अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। पंचायत बुलाओ। पर पंचायत किस लिए? ये बोलेंगे कि बूढ़े ने गांव की औरतों को बहकाया और रुक्मिणी उसका साथ देकर गांव की मर्यादा तोड़ रही है। जब पंचायत के सामने बात आएगी तो गांव वाले डर से फिर मेरे पाले में आ जाएंगे। गांव में डुगडुगी बजती है। सुनो सुनो, आज दोपहर पंचायत चौपाल पर इकट्ठा होगी। गांव की इज्जत पर सवाल है, सब पहुंचें। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बबलू भैया आप खुले में खेल रहे हैं। दोपहर को पूरा गांव चौपाल पर जमा होता है। चौपाल के बीच में 4 बुजुर्ग बैठे हैं, जिनमें से 2 बबलू के चहेते हैं। गांव के लोग, देखो ये साड़ियां, ये बाहर से आया बूढ़ा हमारे घरों में बेच रहा है, और हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं उसकी बातों में आ रही हैं। अब रुक्मिणी भी उसके साथ है। क्या यही हमारा गांव रह गया है, बाहर वालों के भरोसे चलने वाला? कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। कई महिलाएं चुप। मैं यहां अपना पेट पालने आया था, किसी की दुकान बंद करवाने नहीं। लेकिन जब लोगों की आंखों में डर देखा और कानों में बंदिशें सुनी
तो समझ में आया कि ये सिर्फ साड़ी की लड़ाई नहीं है, ये इज्जत और इंसानियत की लड़ाई है। मैं बबलू मामा की भतीजी हूँ, पर उनकी सोच की गुलाम नहीं हूँ। अगर औरतें चाहें तो बाहर वालों से क्यों न खरीदें? क्या हम गांव की औरतें सिर्फ उधार और डर से जीती रहेंगी? बबलू, तू कब तक अपने डर से हमें दबाता रहेगा? ये बूढ़ा हमसे ज्यादा ईमानदार है। और रुक्मिणी, वो तो अब गांव की उम्मीद है। पंचायत को सोचना चाहिए, डर के पीछे जाना है या बदलाव के साथ। धीरे धीरे और महिलाएं खड़ी होने लगती हैं। कुछ पुरुष भी बोलने लगते हैं। सच कह रही हैं अम्मा, बहुत हुआ। हम खुद चुनेंगे कि कहां से खरीदें। बबलू भैया ने हमें सालों तक उधारी में फंसाए रखा, अब हमें आजाद होने दो। मुखिया सबसे बूढ़े पंच की ओर देखते हैं। वो आंखें मूंद कर कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं। बबलू ने हमें बांध कर रखा था, ये बात अब खुल चुकी है। गांव को अब आजादी मिलनी चाहिए। रुक्मिणी और बृजमोहन, तुम दोनों गांव में जो चाहें बेच सकते हो, कोई रोक नहीं सकेगा। और बबलू, अगली बार अगर किसी पर हाथ उठाया तो तेरे खिलाफ भी पंचायत बैठेगी। बृजमोहन की आंखें भर आती हैं। रुक्मिणी मुस्कुराती है। भीड़ में धीरे धीरे तालियां गूंजने लगती हैं। अब वह फिर निकल चुका है एक नए गांव की ओर।